था। न माता पिता, न कोई जीवन साथी और न ही कोई ऐसा इंसान जो घर पर उनका इंतजार कर रहा हो। यह बात सोचकर सबके मन में एक बड़ा सवाल आने लगता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कंपनी ने जानबूझकर ऐसे ही लोगों को चुना था जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर में सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ उड़ान भर लेते हैं। 15 घंटे के एक लंबे सफर के बाद आखिरकार वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है, योजना के मुताबिक टीम 2 हिस्सों में आगे बढ़ती है। एडिसन, चेस और डेक्स दक्षिण की दिशा में बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे जाते हैं उनके कदम अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो नजारा था वह उनका दिल दहला देने वाला था। जमीन पर कई लाशें इधर उधर बिखरी हुई थीं। उन लोगों को इस बेरहमी से मारा गया था जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर फाड़ डाला हो। तीनों अपने हथियार संभालते हैं और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। एडिसन तुरंत अपना रेडियो निकालती है और दूसरी टीम को इस खतरे की चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। रेडियो पूरी तरह से बंद हो चुका था। डेक्स तुरंत अपनी डायरी निकालता है और सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। जब भी उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है तो वह हर छोटी बड़ी बात को लिख लेता था, और यह द्वीप हर बीतते पल के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। उधर रस्क, टैग और कोल्ट जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रस्क की नजर एक रस्सी पर पड़ती है जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। वह काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसे देखकर रस्क को बहुत अजीब महसूस होता है। रस्क कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रस्सी को पहले कभी मैंने ही यहाँ बांधा था। लेकिन वह खुद को संभालता है कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। अब दोनों टीमों का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ एडिसन की टीम को दक्षिण वाले हिस्से में और भी ज्यादा लाशें मिलती जा रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कैसे मरे। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक खाली शिविर मिलता है। एडिसन वहां अपना एक यंत्र लगाती है ताकि सिग्नल को बढ़ाया जा सके, और वह फिर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं हो पाती। मगर ठीक उसी समय डेक्स को कुछ ऐसा मिलता है जो सबको और भी ज्यादा हैरत में डाल देता है। वह एक लाश के हाथ से उसकी घड़ी निकालता है, और जैसे ही वह उसे गौर से देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने खुद अपने हाथ में पहन रखी थी। वही ब्रांड, वही डिजाइन और वही सब कुछ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चेस उसे समझाते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है भाई, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लाश का चेहरा भी पूरी तरह बिगड़ चुका था, जिसे पहचान पाना बिल्कुल असंभव था। शायद किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया होगा। जब दोनों टीमें इस अनजान द्वीप पर अपने अपने तय किए गए हिस्से की खोज कर रही थीं, तब उन्होंने जाने से पहले हेलीकॉप्टर के चालक से साफ तौर पर कहा था कि वह कहीं न जाए और हेलीकॉप्टर के पास ही रुककर उनका इंतजार करे। लेकिन तभी अचानक शांत जंगल में अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। और अब हमारी कहानी ठीक वहीं पहुंच चुकी है जहां से इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई थी। जो इंसान चालक पर हमला करने के लिए अंधेरे से निकल कर आया था वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक बुरी तरह बदला हुआ, रूप परिवर्तित इंसान था, जिसे इस द्वीप की किसी रहस्यमयी और अजीब ताकत ने एक खूंखार दानव में बदल दिया था। चालक की जान लेने के बाद वह बदला हुआ आदमी बड़ी फुर्ती से हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ता है, वह आसमान में मौजूद उसी अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ हवा में ही फट जाता है। इस खौफनाक नजारे ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि इस द्वीप से कोई भी चाहकर भी जिंदा भाग नहीं सकता। इसी बीच शिविर के पास अचानक टैग और डेक्स को किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब वे दोनों सावधानी से देखने जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक अनजान आदमी जिंदा खड़ा था। वह खुद को संभालते हुए अपना नाम डॉक्टर यंग बताता है। वह उन्हें जानकारी देता है कि वह सुबह ही अपनी पूरी अनुसंधान टीम के साथ यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही वह इस द्वीप पर पहुंचा तो यहाँ सब कुछ पहले से ही पूरी तरह तबाह हो चुका था। किसी अज्ञात और भयानक चीज ने उसकी टीम के लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी बात सुनकर एडिसन और बाकी लोग गहरे अचंभे में पड़ जाते हैं। एडिसन हैरानी जताते हुए कहती है कि हमारी कंपनी के आने से पहले यहाँ किसी भी दूसरी टीम को आने की इजाजत नहीं थी, फिर तुम लोग कैसे आए? लेकिन इस सवाल पर डॉक्टर यंग पूरी तरह खामोश रहता है। फिर वे लोग उससे स्टेसी के बारे में पूछताछ करते हैं। ये वही लड़की थी जिसे सुरक्षित बचाने के बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर यंग के कानों में स्टेसी का नाम पड़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। वह बिना कुछ कहे उन्हें धीरे धीरे अपने पीछे आने का इशारा करता है। वह उन सबको जंगल के बीचों बीच बनी एक सुनसान और अकेली इमारत की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी जिसका चेहरा किसी जानवर की वजह से बुरी तरह बिगड़ चुका था। यह मृत लड़की कोई और नहीं बल्कि स्टेसी ही थी, यानी जिसे वे जिंदा ढूंढने आए थे। वह पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स सन्न रह जाता है,
जिसे सुरक्षित वापस लाने के लिए वे अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ आए थे, उसका खेल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। एडिसन बेबसी से अपने साथियों की तरफ देखती है और कहती है, अगर यह लड़की ही नहीं रही तो अब हमें हमारे काम के पैसे किस बात के मिलेंगे। लेकिन इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर आपस में चर्चा करने के बाद वे यह फैसला लेते हैं कि वे स्टेसी की लाश को अपने साथ वापस ले जाएंगे ताकि कंपनी के सामने उनके पास इस बात का पक्का सबूत रहे। अब तक घने जंगल में रात हो चुकी थी और वापस हेलीकॉप्टर तक जाने का रास्ता भी काफी लंबा और पत्थरीला था। इसीलिए वे तय करते हैं कि रात इसी सुरक्षित शिविर में गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। वे लोग अब भी अपनी उत्तर वाली दूसरी टीम से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे वे उन्हें यह बता सकें कि उनका काम पूरा हो चुका है। इधर इतने सारे हथियारों से लैस लोगों को देखकर डॉक्टर यंग को थोड़ी शांति महसूस हो रही थी। वह राहत की सांस लेते हुए कहता है कि चलो अच्छा है कि कम से कम अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ एक और बेहद अजीब और मन को परेशान कर देने वाली घटना घटती है। डेक्स चुपचाप बैठा अपनी डायरी में कुछ जरूरी बातें लिख रहा होता है। तभी अचानक डॉक्टर यंग की नजर उस पर पड़ती है और वह चौंक कर कहता है कि यह डायरी तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। वह तुरंत अपना थैला खोलता है और उसमें से एक पुरानी डायरी निकालता है। वह डायरी हूबहू डेक्स की डायरी जैसी ही दिखाई दे रही थी। वही बाहरी आवरण, वही निशान और यहाँ तक कि लिखने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा था। यह देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आती है जब वे उस डायरी के पन्नों को पलटकर अंदर देखते हैं। उसमें आने वाले कल यानी अगले दिन घटने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि वह सब कुछ पहले से दर्ज था, जो अभी तक असलियत में हुआ ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह सब डेक्स के अपने हाथों से लिखा गया था। उसी पल डेक्स का दिमाग चकराने लगता है। वह घबराकर कहता है कि मैं तो आज पहली बार इस जगह पर आया हूँ, फिर ये सारी बातें इसमें पहले से कैसे लिखी हो सकती हैं? लेकिन इस उलझन का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यह रहस्यमयी द्वीप हर बीतते घंटे के साथ और भी ज्यादा डरावना और पहेली जैसा बनता जा रहा था। द्वीप के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रस, कोल्ट और टैग भी रात के अंधेरे को देखते हुए वहीं रुकने का मन बना लेते हैं। वे सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाते हैं और अपने अपने हथियार पास रखकर सुस्ताने लगते हैं। तभी अचानक घने अंधेरे जंगल से एक बेहद अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है। तीनों पल भर में सतर्क हो जाते हैं और अपनी अपनी बंदूकें तान लेते हैं। फिर पलक झपकते ही कोई अज्ञात चीज पीछे से आकर टैग को दबोच लेती है और उसे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगती है। टैग खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से चिल्लाता है और हाथ पैर मारता है, और जैसे ही वह हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने एक बहुत ही विशाल और भयानक दानव खड़ा था। उस